चलो भाई स्टार्ट कर रहे हैं। चलो ध्यान दो। चलिए शुरू करते हैं टॉपिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अपना चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 16, दैट इज डिविडेंड डिसीजंस। तो फोकस करना टॉपिक के ऊपर। अब इसमें जो अलग अलग मॉडल्स हैं, थियरी ऑफ इररिलेवेंस, थियरी ऑफ रेलेवेंस, उस पर बात हो रही थी। इररिलेवेंस में हमने वो एमएम अप्रोच देखा, जहाँ पे मोदी, गिलियानी और मिलर, ये दोनों ने ऐसा बोला कि डिविडेंड आप कितना डिस्ट्रीब्यूट करते हो उससे फर्म की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन रेलेवेंस की थियरी भी है, उसमें वॉल्टर और गॉर्डन दोनों ने अपने अपने टॉपिक्स पे बात की है। वॉल्टर वाला टॉपिक कल हमने देख लिया, किस तरीके से उसको कैलकुलेट करना है, विद सम्स देखा। अब नेक्स्ट जो अप्रोच है दैट इज द गॉर्डन्स अप्रोच। तो ये लास्ट पार्ट है चैप्टर का, तो पहले इनका भी अप्रोच समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली बोला क्या है और वॉल्टर से कितना मिलता है, कितना अलग जा रहा है, वो भी आपको पता चलेगा। हमने हर मॉडल में कुछ अजम्पशंस की बात की थी, तो वो अजम्पशंस यहाँ पे भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। अब गॉर्डन का जो अप्रोच है थियरी के साथ साथ ही आपको रिलेट करा देता हूँ। सेम बोला है कि भाई डिविडेंड कितना आप पे करते हो उससे वैल्यूएशन पे फर्क पड़ता है, ये बात तो उसने भी एक्सेप्ट की है। अब जो मॉडल यहाँ पे डेवलप किया उसने, उसमें अजम्पशंस लिए गए। अगेन अजम्पशंस में देखो क्या बोला। गॉर्डन अप्रोच में सबसे पहले बोल रहे हैं द फर्म इज एन ऑल इक्विटी फर्म, मतलब वो डेट फाइनेंसिंग वाला चक्कर है ही नहीं। जो भी पैसा रेज करते हो कैसे रेज करते हैं, इक्विटी से, ये बता दिया। दूसरा, नो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग इज अवेलेबल, वही बात हो गई रिटेन्ड अर्निंग्स, कि भाई रिटेन्ड अर्निंग्स में से ही री इन्वेस्ट होता है। ये सेम अप्रोच वॉल्टर ने भी ली थी कि भाई रिटेन्ड अर्निंग्स ही यूज करेंगे, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग होती नहीं। क्रिटिसिज्म में बोला था कि भाई ऐसा तो होता नहीं रियलिस्टिक वे में, लेकिन इन्होंने अजम्पशन वैसे लिया हुआ है। आईआरआर कांस्टेंट है, ये बात भी सेम है। ये सारे वही पॉइंट चल रहे हैं, ये भी सेम, ये भी सेम। कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये भी कांस्टेंट रहेगी ऐसा बोला है, तो वो पोर्शन भी हमने देखा। वॉल्टर ने भी सेम अप्रोच यूज की थी। एंड इट इज ग्रेटर देन द ग्रोथ रेट, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है। इट इज ग्रेटर देन द ग्रोथ रेट। अब ये ग्रोथ रेट एग्जैक्टली क्या है, स्पेलिंग भी एक्चुअली पूरा नहीं लिखा उन्होंने, ग्रोथ रेट है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसको सिंबलाइज किया है क्या, मतलब स्मॉल जी लिखा हुआ है, लेकिन उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या है एग्जैक्टली ग्रोथ, उसमें मैं टेक्निकली बात करूंगा। एक रिटेंशन रेशियो की बात की है यहाँ पे, सिंबल है बी, बोला ये भी कांस्टेंट होता है। रिटेंशन रेशियो मतलब आप अपनी अर्निंग्स का कितना हिस्सा डिविडेंड के फॉर्म में पे करते हो और कितना होल्ड करते हो। तो एक होता है डिविडेंड पे आउट रेशियो और उसका ऑपोजिट होता है रिटेंशन रेशियो। अगर डिविडेंड पे आउट 30% है तो बाकी का 70 क्या है, रिटेंशन, उतना रिटेन कर लिया। तो बस वो टर्म है, उसका भी यहाँ पे यूज करेंगे। बोला द फर्म एंड इट्स स्ट्रीम ऑफ अर्निंग्स आर परपेचुअल, मतलब डेडलाइन नहीं है, कंपनी 100 साल 200 साल 500 साल तक चलती रहेगी, ऐसे अजम्पशन पे हम चल रहे हैं। और जो ग्रोथ रेट है, हर साल जिस रेट से कंपनी का बिजनेस ग्रो करेगा वो भी कांस्टेंट है, मतलब सब कुछ कांस्टेंट है, वेरिएबल कुछ नहीं है। टैक्सेस एग्जिस्ट नहीं करते, ये बात भी वॉल्टर ने भी की थी। टैक्सेस को तो इग्नोर ही किया हुआ था उन्होंने, यहाँ पे भी सेम बोला है। तो सारा आइडिया जो है वो उसी बेस पे चल रहा है। अब गॉर्डन एग्जैक्टली बोलता क्या है, ये तो अजम्पशंस है, उसकी अप्रोच क्या है। अप्रोच में उसने ऐसा बोला कि कोई भी पर्टिकुलर कंपनी का जो शेयर है उसकी जो मार्केट वैल्यू है, शेयर की वैल्यूएशन ही तो अपन कर रहे हैं, P0 P1 वही सब तो चल रहा था, दैट इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफाइनाइट स्ट्रीम ऑफ डिविडेंड्स टू रिसीव बाय द शेयर होल्डर ऑन दैट शेयर। मतलब आप उस शेयर से लाइफ टाइम में जितना भी डिविडेंड कमा सकते हो उन सब की प्रेजेंट वैल्यू आपकी आज की शेयर की वैल्यू होगी। और ये बात अपन ने कल भी की थी, वॉल्टर वाले मॉडल में भी तो ये देख रहे थे कि हम उस पर्टिकुलर शेयर से कितना पैसा कमा सकते हैं। एमएम अप्रोच में भी वही देख रहे थे, डिविडेंड प्लस प्राइस डिवाइड बाई, आप फैक्टर ले लो जिससे आप उसको डिस्काउंटिंग कर सकते हो। तो एग्जैक्टली वही स्टोरी यहाँ पे भी चल रही है। गॉर्डन भी यही बोल रहा है कि आप उस पर्टिकुलर शेयर से परपेचुअली जितना डिविडेंड अर्न कर सकते हो, उस डिविडेंड की आज की प्रेजेंट वैल्यू ही उस शेयर की प्राइस होगी। सेम अप्रोच, कंडीशन समझ आई यहाँ पे। देखो आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला आएगा तो और चीजें क्लियर होंगी। अब अगर फॉर्मूला की बात करें तो ये फॉर्मूला है P0 निकालने के लिए, आज की इक्विटी की वैल्यू निकालने के लिए, और बहुत ही सिंपल फॉर्मूला यूज किया हुआ है। अगर अपने टर्म्स में इसको लिखे तो दिस इज डिविडेंड अपॉन KE माइनस जी, इतना फॉर्मूला है, डिविडेंड अपॉन KE माइनस जी। अपन सिंपल नोटेशंस फॉलो करेंगे। अभी जो इतना घुमा फिरा के लिखते हैं ना, वो क्या है वो बता देता हूँ।
ये बोल रहे हैं। अब ये फॉर्मूला कैसे बना, अगेन वो लॉजिक पे जाते हैं अपन। उन्होंने क्या बोला था कि भाई जो भी डिविडेंड आपको फ्यूचर में मिलने वाला है उसको हम डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आएंगे। अब जब हमने देखा कि परपेचुअल कैश फ्लोज है तो डिस्काउंटिंग करते टाइम हम नीचे 1+KE यूज नहीं करते, हम सिर्फ KE यूज करते हैं। ये बात हुई थी, ठीक है। तो वही फॉर्मेट पे चल रहा है। पिछले फॉर्मूला में तो ऐसे ही देख रहे थे ना अपन। तो बोले सर 1+ कहाँ गया, तो मतलब परपेचुअल है ना, तो समेशन जब इनफाइनाइट होता है ना तो सिर्फ KE बचता है लास्ट में, ऐसी बात हो रही थी। उसी अप्रोच पे ये भी चल रहा है, कुछ नया नहीं बोला इसमें। लेकिन अब इसमें फॉर्मूला में अगर थोड़ा बहुत आपसे कैलकुलेशन करवाना हो तो क्या कराएंगे वो देखो। जो डिविडेंड है इसको मैं घुमा फिरा के ऐसा भी बोल सकता हूँ, अर्निंग्स माइनस रिटेंशन। बोलो सही है, अर्निंग्स माइनस रिटेंशन। तो जो बचा वो क्या होगा, डिविडेंड हो गया ना, सिंपल सी बात है। भाई कंपनी ने कुछ पैसे कमाए, या पर शेयर ले लो ना, अर्निंग पर शेयर कमाया 10 रुपये, उसमें से रिटेन्ड अर्निंग्स के नाम पे रख लिया 4 रुपये, तो बचा वो क्या होगा, डिविडेंड होगा। कितना, 6 रुपये, यही तो होगा। तो मैं डिविडेंड लिखूं या EPS माइनस RE लिख दूं, बात तो एक ही होगी। इन्होंने यहाँ पे फॉर्मूला में वही किया है। ये जो डिविडेंड है, डिविडेंड को ऐसे लिखा, अर्निंग्स इंटू 1 माइनस रिटेंशन रेशियो। आंसर सेम ही आएगा, सिर्फ घुमाते हैं चीज़ों को और कुछ भी नहीं है। अब ये रिटेंशन रेशियो क्या होता है, इस डेटा पे से अपने रिटेंशन रेशियो निकाल सकते हैं। 10 रुपये कमाए, रिटेन कितना किया, 4 रुपये, तो रिटेंशन का रेशियो क्या हुआ, 40%। सिंपल, आपने अर्निंग्स का कितना हिस्सा अपने पास रख लिया परसेंटेज में, दैट इज रिटेंशन रेशियो। तो 10 रुपये कमाए कंपनी ने पर शेयर और 4 रुपये हाथ में रखे, 6 रुपये डिविडेंड दे दिया, तो रिटेंशन रेशियो कितना हुआ, 40%। 10 में से 4 रुपये, रेशियो मतलब वो परसेंटेज में आएगा। और डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना हुआ, 60%। समझ आया ये, ठीक है। तो अगर ये रिटेंशन रेशियो है एंड दिस इज 40%, तो जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है वो कितना है, 60%। दोनों मिला के 100 हो जाएगा ना, ऑपोजिट हो गया ना, इम्प्लाइड सी बात हो गई। अब इन्होंने क्या लिखा, डिविडेंड इज EPS इंटू 1 माइनस बी। अब देखो वेरीफाई कर लेते हैं इस डेटा के बेसिस पे। अर्निंग पर शेयर कितना है अपना, 10 रुपये, 1 माइनस रिटेंशन रेशियो कितना है, 40%, मतलब 0.4। अगर 1 में से माइनस हो गया तो बचा कितना, 10 रुपये पे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 6 रुपये आ जाएगा। वही है अपना डिविडेंड। बात समझ आई, कुछ नहीं किया, बात को घुमा के लिखा। डायरेक्ट डिविडेंड दिया हो तो रख दो यहाँ पे, ये फॉर्मूला है। डिविडेंड ना दिया हो और आपको बोला है अर्निंग्स पर शेयर और रिटेंशन रेशियो दे रखा है, तो कोई बात नहीं, अर्निंग्स में से रिटेंशन माइनस कर देंगे, डिविडेंड आ जाएगा। कोई नई बात तो है नहीं, समझ आया ये चीज़, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में ये एक नया टर्म आया, उसको बोलते हैं ग्रोथ रेट। दिस इज ग्रोथ रेट। फॉर्मूला वाइज अगर मैं बात करूँ, स्क्रीन नहीं ले लेता हूँ, सिर्फ ग्रोथ रेट पे बात करते हैं। फॉर्मूला वाइज बात करूँ तो वो लोग ऐसे बोलते हैं, बहुत छोटा फॉर्मूला है, B/R, बट एग्जैक्टली है क्या, अगेन मीनिंग वाली बात पे चलते हैं कि क्या हो रहा है। आप एक बात समझो, हमने कंसेप्ट डिस्कस किया है ना, उसके बेसिस पे ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगा ग्रोथ रेट का फॉर्मूला ऐसा क्यों है। कुछ भी आपको ज़्यादा उसमें याद नहीं करना है। पर्टिकुलरली जो भी कंपनी की अर्निंग्स है, हमने बातें कल की है, अर्निंग्स के नाम पे जैसे पर शेयर अपन ले रहे 10 रुपये, ये अज्यूम किया। अब इसमें हमने दो चीज़ें देखी थी, एक था कंपनी का IRR और एक थी कंपनी की कॉस्ट। ये बात हुई थी। अगर IRR 12% है और कॉस्ट 9% है तो क्या करना चाहिए, डिविडेंड देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। ग्रोथ फर्म 9% इन्वेस्टर की कॉस्ट है, मतलब वो कमाएगा तो 9% कमाएगा, हमारी कंपनी वही पैसा अगर यूज़ करे तो 12% कमाएगी। तो बेटर है कि रिटेंशन ज़्यादा करो, डिविडेंड पे आउट मत ही करो। करना है तो थोड़ा बहुत करो, लेकिन जितना डिविडेंड पे आउट करोगे उतना नुकसान है। आप देख लो फिर बाकी फैक्टर्स के हिसाब से आपको क्या करना है। अब पॉइंट ये है कि अगर इस 10 रुपये में से हम एक रेशियो डिसाइड करते हैं कि चलो कुछ डिविडेंड दे देते हैं, और वो डिविडेंड जो है वो आपने 2 रुपये दिया और बाकी का 8 रुपये जो है वो रिटेन कर लिया, बात समझ आ रही है। तो अब ये 8 रुपये का क्या होगा, ये 8 रुपया री इन्वेस्ट होगा। कहाँ री इन्वेस्ट होगा, कंपनी के बिजनेस में। कंपनी के बिजनेस में री इन्वेस्ट होगा तो उसके ऊपर रिटर्न जनरेट होगा ना। कितना रिटर्न जनरेट होगा, जो कंपनी का IRR है।
सिंपल बात हो गई। मतलब आप शेयर होल्डर हो, मैं मैनेजमेंट हूँ, 10 रुपए कमाया है पर शेयर, बोलो क्या करना है। अगर आप पूरे 10 रुपए लेके चले गए तो आप उसमें 9% से ऊपर नहीं कमा पाओगे, जो आपका के ही है, क्योंकि यही आपके पास ऑल्टरनेटिव था, इससे ज़्यादा आप नहीं कमा पाओगे। लेकिन अगर यही 10 रुपए मेरे पास रहेंगे, मैं 12 रुपए कमा के दूंगा। अब सोच लो क्या करना है। तो फायदा तो वही है कि मैं 12% कमा के दूँ, 10 रुपए पे 12% कमा के दूँ, उसी में आपका भी फायदा है, मेरा भी फायदा है। लेकिन आपने बोला सर कुछ तो कैश में मिलना चाहिए ना, डिविडेंड के नाम पे ऐसे अच्छा फील होता है ना, कुछ पैसे वापस आए। मैं बोला चलो एक काम करो, वो अच्छी फीलिंग के लिए 2 रुपए पर शेयर में डिविडेंड दे देता हूँ, लेकिन बाकी का मेजोरिटी मेरे पास रहने दो। तो क्या इस पे आप 9% कमा लो, चलो ठीक है, लेकिन इस पे मैं 12 कमा के दूंगा, तो एटलीस्ट आपकी वेल्थ क्रिएट होगी। समझ आ रहा है? तो जितना भी मैं रिटेन करूंगा, उसको इन्होंने नाम या सिंबल दे दिया रिटेंशन रेशियो बी, और जितना मैं रिटेन करूंगा उस पर मैं आपको जो रिटर्न जनरेट करके दूंगा वो होगा मेरा आईआरआर। समझ आ रहा है? और कंपनी की एक्चुअल ग्रोथ इसी की वजह से होने वाली है। आप ये समझो, जितना ज़्यादा पैसा कंपनी अपने हाथ में रखेगी वो री इन्वेस्ट होता रहेगा, और जितना री इन्वेस्टमेंट होता रहेगा उस पर 12% रिटर्न जनरेट होता रहेगा। तो ग्रोथ कैसे मिलेगी? टोटल अर्निंग्स में से, 10 रुपए की अर्निंग्स में से कंपनी ने अपने हाथ में कितना रिटेन किया, दैट इज द रिटेंशन रेशियो। और उस रिटेंशन रेशियो पे 12% जो हम जनरेट करेंगे वो पैसा वापस कंपनी में ही तो आएगा। तो हर साल वो जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है वो इस रिटेंशन की वजह से होगी। तो ग्रोथ का जो फॉर्मूला बनाया वो इस तरीके से बनाया, बी इंटू आर। समझ आया? रिटेंशन रेशियो इंटू आईआरआर। बोलो कुछ कंफ्यूजन यहाँ तक? तो लॉजिक समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई जितना रिटेन करेंगे उस पर रिटर्न जनरेट होगा, जितना दे देंगे उस पर जनरेट होने वाला नहीं। अब ये 2 रुपए पे कंपनी क्या कर सकती है? कुछ नहीं, कंपनी ने दे दिया 2 रुपए, भाई लेके जाओ, सीधी बात है। तो ग्रोथ का रेट अगर निकालना है परसेंटेज में, तो हमें ये दोनों चीजें परसेंटेज में चाहिए होंगी, ये भी आप समझ लो। अब डेटा के हिसाब से अगर अपन बात कर रहे हैं तो फॉर्मूला आपका कुछ इस तरीके से, फैक्टर्स देख लो। रिटेंशन रेशियो कैसे निकलेगा? अगर अपना ईपीएस 10 रुपए था और आपने उसमें से 2 रुपए डिविडेंड बांट दिया, बाकी का 8 रुपए आपके पास है रिटेन अर्निंग्स। तो इस डेटा के बेसिस पे रिटेंशन रेशियो कितना हुआ? बोलो, रिटेंशन रेशियो कितना हुआ? 80% है ना। 10 रुपए में से 8 रुपए अपने पास रखे हैं ना, तो रिटेंशन रेशियो इज 80%। वेरी सिंपल। अच्छा, आर का मतलब आईआरआर, वो तो डेटा में अपन ने खुद ही अज्यूम किया, 12% पर एनम। समझ आ रहा है? तो जितना भी कमाओगे उसका 80% अपने हाथ में रखोगे और उस पर 12% रिटर्न जनरेट होगा, तो अल्टीमेटली उतने ही रेट से आपकी कंपनी फास्टर ग्रो करेगी। तो 80% मतलब 0.8 और रेट 12% मतलब 0.12, मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है? ठीक है। और इसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो वापस इंटू 100। बोलो समझ आया? तो कंपनी हर साल 9.6% का ग्रोथ करेगी। आपकी जो वैल्यूएशन होगी इक्विटी की, उसमें हर साल इतना ग्रोथ होगा। बोलो बात समझ आ रही है? ये क्यों हो रहा है पता है? बिकॉज ऑफ द रिटेंशन पॉलिसी। अब इस केस में जितना रिटेंशन रिड्यूस करेंगे उतना ग्रोथ कम होगी, सीधी सीधी बात है। बिकॉज हम आईआरआर के ई से ज़्यादा कमा रहे थे, वैसा। बात समझ आई? तो ग्रोथ गिनना कैसे? अब ये बहुत छोटा सा फॉर्मूला है भाई, जी इज इक्वल टू बी इंटू आर कर दो, लगा दो। लॉजिक आपको पता होना चाहिए, मैंने बता दिया। अब अपना जो मेन फॉर्मूला था, गॉर्डन जो बोल रहा है, उसके फॉर्मूला में उसने T0 निकालने के लिए बोला D1 या D अपॉन के ई माइनस जी, या फिर इसको ज़्यादा से ज़्यादा और कुछ इसमें चेंजेस करके कॉम्प्लिकेटेड बनाना हो, ठीक है। बोले नहीं मज़ा नहीं आ रहा, और कॉम्प्लिकेटेड करो। बनाने वाले को तो मज़ा आ रहा है ना, ले भाई और टफ फॉर्मूला बना के देता हूँ तो मेरी रेपुटेशन क्रिएट होगी। क्योंकि पढ़ने वाले का तो बेचारे का दिमाग खराब हो रहा है, और जो सिंपल रखता तो क्या जाता, अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट कर रहा है। पर कोई बात नहीं, अब कर रहा है तो अपन देख लेते हैं ना क्या है। जी का फॉर्मूला हो गया, इससे ज़्यादा तो कॉम्प्लिकेट कर नहीं सकते, और कुछ बचा ही नहीं। तो जितना भी था ये सारा यहाँ पे कवर हो गया। तो आइदर ऑफ द फॉर्म इज ओके। अब आपको पता है जो डेटा दिया होगा वैसे। अब ये समझ लो कि ये नीचे ग्रोथ माइनस क्यों किया है, वो भी समझ लो। लॉजिक के लिए फॉर्मूला में कुछ लॉजिक बिठाना पड़ता है, चाहे वो इलॉजिकली क्यों ना हो। कितने वैसे फॉर्मूला याद करने के लिए कुछ सेटिंग करना पड़ता है। अच्छा ये ऐसा होगा, अपने इलॉजिकल जान ही रहे,
लेकिन फॉर्मूला लर्न करने के लिए कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना पड़ता है, एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए कि मेरे हिसाब से ये ऐसा इसलिए लिखा होगा, ताकि याद तो हो जाए, नहीं तो अदरवाइज तो क्या तोते की तरह 10 बार बोल लो, 11वीं बार फिर भूल जाओ। तो कुछ ना कुछ तो लॉजिक लगाना पड़ता है। अब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ऐसा रटने के लिए नहीं है, वो रियल केस है कि देखो हम डिस्काउंटिंग कर रहे हैं, तो डिस्काउंटिंग किससे करते हैं, जो हमारी कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल या कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो भी बोला है, जितनी ग्रोथ हो रही है उतना तो कहीं ना कहीं हमें रिटर्न मिलेगा। ऐसे देखा जाए तो कॉस्ट के सामने अगर कुछ ग्रोथ भी हो रही है तो कहीं ना कहीं आपके हाथ में कुछ तो रिटर्न आ गया। तो हम जब डिवीजन करेंगे तो हम क्या करेंगे, नेट कॉस्ट वाला फॉर्मूला फॉलो करेंगे। तो अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो भी बोला हुआ है, जैसे कंपनी कॉस्ट ऑफ इक्विटी या कुछ भी हो सकती है, मान लो 15% है और ग्रोथ आ रहा है आपका 9.6%, ये माइनस हो गया, डिफरेंस का अमाउंट कितना बचा, 5.4%। तो नेट कॉस्ट जो कंपनी के लिए है ना वो 5.4% है। वैसे समझ लो केडी में नहीं किया था 1 माइनस टैक्स, इंटरेस्ट खर्च करूंगा तो टैक्स बचेगा, ये सेम वैसा हो गया कि केई मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल मुझे 15% तो बेयर करना है, तो वो तो इन्वेस्टर मुझसे हर साल एक्सपेक्ट करेगा, लेकिन 9.5% तो मेरी कंपनी का ग्रोथ है एवरी ईयर। तो 15% किसी को चुकाना है वो ठीक है, लेकिन हर साल 9.5% का ग्रोथ हो रहा है, तो मेरा कॉस्ट तो डिफरेंस का अमाउंट ही हो गया। समझ आ रहा है, क्योंकि 15% एक्सपेंस करूंगा बट 9.6 ग्रो भी कर लूंगा, तो जो गैप है ना वो मेरा नेट कॉस्ट है। तो डिवाइड करते टाइम इन्होंने सिर्फ के ही नहीं लिया, के ही माइनस जी कर दिया। वो माइनस करने का रीजन वही है कि हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल ग्रोथ की वजह से रिड्यूस हो गई। मतलब समझो ऐसा है, किसी को 15 रुपए चुकाना है और मेरे पास 10 रुपए हैं, तो 5 मेरे हाथ में बचे, मतलब सॉरी 15 चुकाने में 20 रुपए है, तो 5 रुपए मेरे हाथ में बचेंगे, बट मेरी कमाई 20 के बदले 22 हो जाए और चुकाने वाला वही है 15 रुपीज, तो कहीं ना कहीं मार्जिन बढ़ जाएगा ना। मार्जिन बढ़ने का मतलब क्या होगा, मेरी कॉस्ट कम हो जाएगी। तो अल्टीमेटली ये हो रहा है कि जितना मुझे सामने वाले को देना है वो तो देना ही है, लेकिन अगर सामने मेरी खुद की ग्रोथ होती जा रही है तो अल्टीमेटली मेरा जो कॉस्ट है ना वो नेट ऑफ हो जाएगा। तो उसकी वजह से इन्होंने यहाँ पे माइनस किया, तो वो दिमाग में रहेगा माइनस ही क्यों किया, प्लस भी तो कर सकते थे। प्लस नहीं होगा, ये खर्चा है और ये ग्रोथ है, दोनों चीज़ें ऑपोजिट है। तो डिफरेंस लेंगे और नेट अमाउंट से उसको कंपाउंडिंग करेंगे, तब जाके आपको जो प्रेजेंट वैल्यू मिलेगी उसमें सारा इफेक्ट बराबर आएगा। ये चीज़ है। तो फॉर्मूला तो बड़ा छोटा सा है, और उसके पीछे की स्टोरी क्या है वो अपन समझ लें। अब क्लियर हुआ गॉर्डन ने क्या बोला, उसका अप्रोच सिंपली ये बोल रहा है कि भाई शेयर्स की लाइफ होती है परपेचुअल, जो हमें पता है। तो इन शेयर से फ्यूचर में हम जितना भी डिविडेंड कमाने वाले हैं उन सब की आज की वैल्यू निकाल लो, और दैट इज द वैल्यू ऑफ द शेयर। बात खत्म, इससे ऊपर वो कुछ बोल ही नहीं रहा है। और अजम्पशंस हमने देख लिए, वो सारे मोस्टली वही है जो वॉल्टर वाले केस में थे, तो याद रखने में इतनी परेशानी नहीं होती। क्लियर, चलो तो ये पॉइंट कंप्लीट हुआ। अब मॉड्यूल में देख लेते हैं और क्या बोला है। ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अच्छा, ये जो 3 पॉइंट बोले ना गॉर्डन मॉडल के इम्प्लीकेशंस, ये सारे ये सेम वही पॉइंट्स है जो अपन ने कल देखे। ग्रोथ फर्म, फिर एक था डिक्लाइनिंग फर्म और एक था नॉर्मल फर्म। कुछ याद आ रहा है? ग्रोथ फर्म मतलब आपका रिटर्न जो है वो उनकी कॉस्ट से ज़्यादा है, डिक्लाइनिंग फर्म में उल्टा है, और तीसरे वाले केस में बराबर है। याद आ रहा है? एग्जैक्टली ये सेम 3 पॉइंट्स वापस वही आ गए गॉर्डन के नाम से, तो वो कंटेंट रिपीट हो गया, आपका टेंशन खत्म। अब देख लो इलस्ट्रेशन, एक पार्ट सॉल्व करा देता हूँ फॉर्मेलिटी के लिए, बाकी का तो आपका खुद से हो जाएगा। हाँ, फॉर्मूला ही और कुछ है नहीं, आप कर ही लोगे। एक बता देता हूँ, यहाँ पे क्या बोला, एक पर्टिकुलर केस में, कंपनी केस में आपको बताना है कि भाई अर्निंग पर शेयर कितनी होगी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा, सब डेटा दे रखा है। अब उसके बेसिस पे आपको वैल्यू ऑफ शेयर बतानी है, और क्लियर बोला है गॉर्डन मॉडल यूज करना है, बता दिया उन्होंने। डेटा में दे रखा है अर्निंग पर शेयर, ईपीएस अवेलेबल है, के ई अवेलेबल है, ठीक है, के ई अवेलेबल है, और तीसरा रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब ये अपना IRR बोल लो या स्मॉल आर बोल लो, जो अपन यूज कर रहे थे, ये अवेलेबल है। अब इसके बेसिस पे हमें डिटरमाइन करना है कि गॉर्डन मॉडल के हिसाब से शेयर की वैल्यू कितनी आएगी। अब शेयर की वैल्यू लाने के लिए और भी कुछ डेटा चाहिए ना अपने को। फॉर्मूला में क्या बोला था, P0 निकालना है तो इट इज D अपॉन KE माइनस जी। अब D के लिए खुद हमें चाहिए अर्निंग इंटू 1 माइनस बी, रिटेंशन रेशियो चाहिए। अर्निंग तो दे रखी है लेकिन रिटेंशन रेशियो अभी तक तो नहीं मिला, बट यहाँ पे दिया है, देखो ये 3 केस अलग अलग पूछे, ABC। तो जो फर्स्ट केस है उसमें रिटेंशन रेशियो कितना है, 0। डिविडेंड पे आउट, इसका मतलब कितना हो गया, 100। कॉमन सेंस वाली बात है ना, अगर रिटेंशन 0 है मतलब सारा ही दे दिया ना, तो पे आउट 100 हो गया, तो जितना EPS है उतना ही DPS हो गया। रिटेंशन 0 मतलब जितना कमाया सारा डिविडेंड में चुका दिया,
तो इस पर्टिकुलर केस में तो आपका अर्निंग पर शेयर ही आपका डिविडेंड हो गया। अब फॉर्मूला निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ डिविडेंड की वैल्यू 10 रुपये, के ई उन्होंने खुद दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना बोला है 12 रुपये। अब ग्रोथ का क्या करें, ग्रोथ का कुछ फॉर्मूला, ग्रोथ निकाल सकते हैं, बोला था ना जी इज इक्वल टू बी इंटू आर, हम शॉर्ट में इसको गब्बर बोलते हैं, तो याद हो जाता था। ठीक है, मतलब समझ आ गया तो टेंशन नहीं, बाकी लर्न करना है तो गब्बर। हाँ अब देखो, ग्रोथ निकालना है, इस फॉर्मूला के बेसिस पे निकाल सकते हैं। अपने इस केस में रिटेंशन रेशियो कितना है, 0, तो रेट ऑफ रिटर्न कुछ भी हो, चलो 15% बोला है, आंसर तो 0 ही आएगा। तो ग्रोथ कितना, जब कुछ बचाया ही नहीं अपने हाथ में, जब कुछ री इन्वेस्ट ही नहीं किया, तो ग्रोथ कैसा, सारा तो बांट दिया, 10 रुपए की अर्निंग थी, 10 रुपए डिविडेंड में बांट दिए, खुद के हाथ में कुछ रखा ही नहीं री इन्वेस्टमेंट के लिए, तो ग्रोथ कहाँ से होगा, अंडरस्टूड था ग्रोथ 0 आने वाला है। अब इसको डिवाइड करके आपका जो भी आंसर आ रहा है वो प्राइस P0, ये इनका भी आंसर है, 83.3 आ रहा है, समझ आ रहा है क्या हो रहा है। अब बाकी जितने कॉम्बिनेशन है आपके पास आप कर सकते हो, सेम डेटा यूज करके सॉल्व करना है। रिटेंशन रेशियो 20%, रिटेंशन रेशियो 60%, सेम फॉर्मूला, ठीक है समझ आ रहा है। तो एकदम बेसिक सम हो गया, कुछ है नहीं, फॉर्मूला प्रैक्टिस करवा रहे हैं आपको, तो इसमें मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये गॉर्डन मॉडल यहाँ पे कंप्लीट। इसके बाद आया गॉर्डन का रिवाइज मॉडल, इम्प्रोवाइजेशन। खुद एक मॉडल डिराइव किया, फिर उसको लगा कि यार और बेटर कर सकता था मैं, एक रीटेक और दे देते हैं, ठीक है। हाँ अभी जो रीटेक दे रहा है ना, उसमें उसने क्या किया वो समझो, बेस तो समझ आ गया आपको, कुछ थोड़ा बहुत एड ऑन किया उसने। गॉर्डन यहाँ पे अपने बेसिक मॉडल को रिवाइज कर रहा है और बोलता है अब मैं रिस्क और अनसर्टेनिटी को भी कंसिडर करूंगा। जो रिस्क ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, पहले इग्नोर मारा, अब बोलता है उस रिस्क को कंसिडर करूंगा, ठीक है। तो चलो पहले ही कर लेना चाहिए था, एक मॉडल कम पढ़ना पड़ता, वैसा है, कोई बात नहीं। देखो कोशिश तो कर रहा है ना बंदा कम से कम इम्प्रूव करने की, तो आपको एफर्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ हाँ, तुम लोग तो बोलोगे ये सब कर ही क्यों रहा है तू भाई, तेरा कोई मॉडल तू डिराइव ही नहीं करता, हमको एक टॉपिक कम पढ़ना पड़ता। आप लोग की सोच फिर अलग ही है ना। हाँ आप लोग की सोच अलग है। अपने को क्या फर्क पड़ रहा है दुनिया में गॉर्डन मॉडल है या नहीं है ना, ये सब डिविडेंड शेयर क्या है। वैसे भी शेयर खरीदना होगा तो कोई बोलेगा खरीद लेंगे, अपने को कहाँ दिमाग लगाना है, फालतू गिनवा रहे, कौन गिनता है रियल लाइफ में ये। चलो ठीक है, देखें अब, देखो उसने डिराइव कर दिया है तो पढ़ लेते हैं ना, और क्या, किसी की मेहनत वेस्ट नहीं होनी चाहिए। He suggested that even when rate of return is equal to cost of capital, अब ध्यान दो, rate of return is equal to cost of capital, dividend policy affects the value of the shares on account of uncertainty of future shareholders discount distant dividends at a higher rate than the discount near dividends। मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, यहाँ पे बोलना ये चाह रहा है, जो रिस्क की बात हो रही है ना, गॉर्डन ऐसा बोल रहा है कि देखो अगर डिविडेंड कम बांटोगे तो उसका भी वैल्यू पे असर पड़ता है। जैसे आर और के इक्वल है, मतलब इनडिफरेंस पॉइंट है, तो आइडियली तो उस पर आप डिविडेंड पे आउट कुछ भी रखो कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए, लेकिन बोल रहे रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। मैंने आपको बात बोली भी थी, जो कंपनी डिविडेंड बांटती है ना वो कंपनी बहुत अच्छी है, जो कंपनी डिविडेंड नहीं देती है उसमें गड़बड़ है। ये इन्वेस्टर्स का परसेप्शन होता है, और ये बहुत लेमन परसेप्शन है, जिसको कुछ अक्ल नहीं हो ऐसे ही सोचता है डिविडेंड ज़्यादा दे रही तो कंपनी अच्छी होगी, डिविडेंड कम दे रही कंपनी खराब होगी। अरे भाई उसके फंडामेंटल्स तो चेक कर लो, टेक्निकल चीज़ें पढ़ लो, बैलेंस शीट देख लो, सच में ऐसा है क्या, कहीं ऐसा तो नहीं है कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रोथ करने वाली इसलिए पैसे बचा रही है और आप सोच रहे हो डिविडेंड नहीं दे रही, बेकार कंपनी, शेयर बेच देता हूँ। जैसे ही बेचोगे कंपनी इन्वेस्ट करेगी, वैल्यू बढ़ जाएगी, फिर आप बोलोगे मैं बेचता हूँ, शेयर के भाव गिर जाते हैं, ठीक है, तो भाई बढ़ जाते हैं, सॉरी। तो अगर शेयर के भाव बढ़ रहे हैं तो पहले देखना चाहिए ना क्या होने वाला है। आपने बेचा और शेयर का भाव बढ़ गया ऐसा नहीं है, आपने रिसर्च किए बिना बेच दिया और कंपनी एक्चुअली में आगे अच्छा करने वाली थी, अब आपको रिग्रेट हो रहा है। अब हायर पॉइंट पे वापस एंटर करोगे तो कभी वैल्यू क्रिएट नहीं होगी, तो वो एनालिसिस करना अपने को आना चाहिए। गॉर्डन बोल रहा है कि भाई ये जो सोच है ना, ये सोच काफ़ी प्रेवेलेंट है कि जितना डिविडेंड ज़्यादा दोगे उतना शेयर प्राइस पे साइकोलॉजिकली इफेक्ट पड़ता है और बाइंग होती है और शेयर का भाव बढ़ता है। क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर जो नए नए मार्केट में आते हैं वो ये देखते हैं कौन सी कंपनी ज़्यादा डिविडेंड देती है, अच्छा ये शॉर्टलिस्ट कर ली, गूगल पे लिस्ट आ जाती है तो वो शेयर खरीद लेते हैं। तो जो कंपनी ज़्यादा डिविडेंड दे रही है, जस्ट बिकॉज वो डिविडेंड ज़्यादा दे रही है उसकी डिमांड बढ़ रही है, और डिमांड बढ़ रही है शेयर का प्राइस बढ़ रहा है। बात समझ आ रही है? तो ये गॉर्डन ने अपने रिवाइज मॉडल में यहाँ पे कंसिडर किया, वो बात हो रही है, और ये सब कुछ आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा इन्हीं पॉइंट्स में। वर्ड टू वर्ड नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली है क्या, क्योंकि इसकी नीड नहीं है। बोलो अब पॉइंट समझ आए? इसका मतलब जितना ज़्यादा रिटेंशन करेंगे ना उतनी ना इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी। अब दूसरा एस्पेक्ट भी समझ लो, जितना ज़्यादा आप रिटेंशन करोगे, डिविडेंड कम दोगे,
उतना इन्वेस्टर को लगेगा कि फिर कंपनी कमा के देगी, और अगर कंपनी उतना नहीं कमा पाई तो लॉन्गर टर्म में आपकी फर्म की वैल्यू कम हो जाएगी। और जो कंपनी इनिशियल ईयर में ज़्यादा डिविडेंड पकड़ाती है कि लो भर भर के डिविडेंड लेके जाओ, उसकी वैल्यू आपके माइंड में पहले से अच्छी हो जाती है, तो आप उसको ना उसके शेयर्स को वैल्यू ज़्यादा ही देते हो, भले ओवर प्राइस्ड हो, आप खुद ही ओवर प्राइस कर देते हो उसको जस्ट बिकॉज वो डिविडेंड ज़्यादा बांटते हैं। तो ये गॉर्डन ने अपने एनालिसिस में देखा और उसने रिवाइज मॉडल में इस चीज़ को कंसिडर किया। तो ये तो कंसेप्ट वाली बात हो गई। अब बात है फॉर्मूला वाली। फॉर्मूला में क्या किया वो भी देख लो। बहुत ज़्यादा चेंज तो नहीं किया है। ये आपका फॉर्मूला, अभी तक जो फॉर्मूला था उसको भी यहाँ पे कंपैरिजन में लिख देता हूँ तो समझ में आएगा। अभी तक हम निकाल रहे थे P0 और उसमें था डिविडेंड अपॉन KE माइनस G। अब यहाँ पे निकाल रहे हैं P1 मतलब एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एक साल के बाद जो प्राइस होगी। आज का प्राइस P0 होता है, यहाँ हम P1 निकाल रहे हैं, देयर इज अ डिफरेंस। अब P1 निकालते टाइम फॉर्मूला बहुत सिंपल है, D1 अपॉन KE माइनस G, यहाँ पे था D0, ऐसे समझ लो, यहाँ था D1 अपॉन KE माइनस G। अब ये D1 कैसे निकलेगा, एक साल बाद का डिविडेंड कैसे पता चलेगा? तो भाई इस साल का जो डिविडेंड था D0, उसमें आप ग्रोथ फैक्टर ऐड कर दो। हर साल डिविडेंड एक कांस्टेंट रेट पे ग्रो करेगा, ऐसा अजम्पशन है। नीचे का जो फॉर्मूला है डिनोमिनेटर वो सेम है, कोई फर्क नहीं है। आई बात समझ में? तो ये फॉर्मूला में अब यहाँ पे इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज ये सारे टर्म्स में आपको अभी रिसेंटली पूरे समझा चुका हूँ। तो ये आपको ध्यान रखना है, देख लो ये आपके सामने है। तो गॉर्डन का जो रिवाइज्ड मॉडल है उसमें ग्रोथ फैक्टर को कंसिडर किया उसने, और ये जो कुछ बनाया ना ये सारा उसी को जंबल करके बना दिया, डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस माइनस करके, तो ये फॉर्म में आ जाता है। सेम ही है ये KE के एस्पेक्ट में है, मतलब उसी चीज को अगर ऐसे लिखेंगे ना KE के हिसाब से, तो D1 अपॉन P0 प्लस G इंटू 100, दिस इज KE। उसी में से आ जाएगा ना, आपको दो फॉर्मूला याद कर रहे हो, ये एक तो याद हो ही गया। अब बोला है कि अगर इसमें से मुझे KE निकालना हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, नीचे लेके गए, प्लस माइनस किया, वही है। तो सेम ही बात है, दो फॉर्मूला याद नहीं करने के। अब आ गया इलस्ट्रेशन इसके बेस पे, ये आपको ट्राई करना है एक बार, भले आपको कुछ समझ आए कि नहीं है, लेकिन पहले कोशिश आपको करनी है। हाँ, कुछ तो एकदम नया ट्राई करो, देखो क्या होता है, जो बताया उसके बेस पे कुछ रिलेट होता है कि नहीं। तो ये इलस्ट्रेशन आपके लिए है। अब इसके साथ चैप्टर आपका कंप्लीट है। ये इलस्ट्रेशन में डाउट सॉल्विंग में करवाऊंगा, पहले एक बार आपको कोशिश करनी है। चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और चैप्टर के लास्ट में कुछ सम्स होंगे, है क्या? ये रे प्रैक्टिकल टाइप क्वेश्चंस कितने हैं, 1 2 3 4 5, बस सेम फॉर्मेट मिलेगा, फॉर्मूला कुछ नया नहीं आएगा। मेन इसके बाद अपने रेफरेंस बुक स्टार्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में इंस्टीट्यूट के सम्स का क्या लेवल है। क्या बोला कुछ? तो अब ये मॉड्यूल में इस चैप्टर के जो भी इलस्ट्रेशन एक्सरसाइज बचा है वो आपके लिए होमवर्क है, आज कंप्लीट करके लेके आओ, कल देखते हैं। तो कल इसके डाउट्स और कल रेफरेंस बुक आपकी क्रैक कर लेके आना, क्योंकि उसके सम्स अपने कल स्टार्ट करेंगे फिर वैसा। ठीक है, बस तो आज के लिए इतना रखते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे बाकी।